एवरीवन, सो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, जिसका हम 6th एडिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके जो ऑथर है वो है रामेज एल्मसारी और श्यामकांत बिनव थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो हम इसके अंदर चैप्टर 4 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 कवर किया था। चैप्टर 4 का नाम है बेसिक एसक्यूएल। ठीक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात कि जो मेन फीचर्स होता है एसक्यूएल का, स्टैंडर्ड फॉर द कमर्शियल रिलेशनशिप डेटा, जो हम कमर्शियल रिलेशनशिप रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसको? एसक्यूएल को। एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। एक फॉर्मल रिलेशनल डेटा मॉडल वी कैन से दैट, है ना, जिसके अंदर हम कुछ रिलेशनल ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट है क्वेरी प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन करना, जो हम रिलेशनल डेटाबेस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, हेंस द यूजर मस्ट स्पेसिफाई हाउ दिस इज इन व्हाट ऑर्डर एग्जीक्यूट द क्वेरी ऑपरेशन। यहाँ पर हमको ये बताया जाता है कि यूजर कैसे, किस ऑर्डर में अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं अदर हैंड और दूसरी साइड से मैं बात करूं, एसक्यूएल लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है एक हाई लेवल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज अपने आप में एक हाई लेवल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, जो डिक्लेरेशन करती है ना। So user only specify what the result is to be, leaving the actual optimizations and decision on how execute the query to the DBMS। क्या बोल रहा है कि जो यूजर है वो स्पेसिफाई करेगा क्या, कि उसको क्या रिजल्ट चाहिए और उसको एक्चुअल ऑप्टिमाइजेशन क्या है उसका, और उसका डिसीजन एक्चुअली में क्या है, और वो कैसे उस एग्जीक्यूट कर सकता है उस क्वेरी को। ठीक है, आगे समझते हैं। एसक्यूएल में कुछ फीचर्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि रिलेशनल अलजेब्रा इज ग्रेटर एक्सटेंड इन द टपल रिलेशनल कैलकुलस, जिसके अंदर हम टपल रिलेशनल कैलकुलस यूज करते हैं, जिसके अंदर अगर हमारी वैल्यू ट्रू होती है तो वो एज इट इज प्रिंट कर देता है, एज, है ना, वहां पे टपल रिलेशन हम यूज करते हैं। एसक्यूएल के जो सिंटेक्स है ना, वो मोर यूजर फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। The name SQL is presently expanded as structure query language। SQL को हम ऐसे बोल सकते हैं, मतलब SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ओरिजिनली SQL was called SEQL, है ना, मतलब स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर बेस्ड है। इसके जो सेंटेंस है, इसके जो सिंटेक्स है, वो हमारे इंग्लिश की होते हैं। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंटेशन किसने किया था? आईबीएम ने किया था। और इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, जिसको सिस्टम आरबी कहा जाता है, हम इसके अंदर यूज करते हैं। आगे बात समझ में, आगे समझते हैं। एसक्यूएल आज के टाइम पे जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कमर्शियल रिलेशन के लिए, जो हम ऊपर समझे हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। एक ज्वाइंट एफर्ट किसने दिया था? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना, एंड आईएसओ यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लीड टू स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ एसक्यूएल, है ना। इन दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट वर्जन दिया था, जिसको हम एएनएसआई आंसी जो भी है 1986 जिसको बोलते हैं, या फिर हम एसक्यूएल 86 एसक्यूएल L1 बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो एक और रिवाइज्ड एक्सपेंडेड, क्योंकि देखो 86 से लेके अभी तक इतने वर्जन आ गए होंगे, तो एसक्यूएल 92 भी बना था, है ना। उसके बाद आगे समझते हैं। एसक्यूएल 99 बना था, जिसमें एसक्यूएल L3 बना था, क्योंकि यहाँ पर 1 बन गया था तो फिर 2 बना होगा और फिर 3 बना था। ठीक है, आगे समझते। अपडेट स्टैंडर्ड आर एसक्यूएल 2003 में और 2006 में हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर XML ऐड की गई थी। तो XML कब ऐड की गई थी? 2003 में और 2006 में। ठीक है, आगे समझते। अनदर अपडेट इन द 2008 इनकॉर्पोरेटेड मोर ऑब्जेक्ट डेटाबेस फीचर इन एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस लैंग्वेज है, जिसके अंदर डेटा डेफिनेशंस होती, क्वेरीज होती, अपडेट कर सकते हैं। हम एसक्यूएल में डीएमएल भी, डीडीएल भी यूज करेंगे, डीएमएल भी यूज करेंगे ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करेंगे और मैनिपुलेशन भी यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफाइंग सिक्योरिटीज होती है, ऑथेंटिकेशन होता है, डेटा इंटीग्रिटी होती है, मेनी थिंग्स, है ना। आगे समझते हैं कि हमारे पास कुछ एम्बेडिंग एसक्यूएल के कुछ रूल्स होते हैं, जो किसके लिए यूज किए जाते हैं? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे कि जावा, कोबोल एंड C++। ठीक है, later SQL standard starting with SQL 1999, they divided into core specified plus
स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन, मतलब 1990 में एक एसक्यूएल का एक्सटेंशन वर्जन आया था, ठीक है, जिसको हम आरडीबीएमएस कहते हैं या एसक्यूएल का कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। Implemented modules are purchased independently for a specific database application, जैसे कि डेटा माइनिंग, स्पेशल डेटा, टेम्पोरल डेटा, है ना। और भी इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस एप्लीकेशन, डेटा माइनिंग, डेटा स्पेशल डेटा, टेम्पोरल डेटा, डेटा वेयर हाउसिंग, है ना। और क्या बोल सकते हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल, ठीक है। उसके आगे और क्या बोल सकते हैं, ओएल मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ओएलएपी, मल्टीमीडिया। तो ये सारी चीजें हम आगे रिलेशनल में पढ़ेंगे, ठीक। एसक्यूएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की डेटा टाइप पढ़ते हैं। एसक्यूएल यूज करता है टेबल को, रो को और कॉलम को, ठीक है। तीन उसके टर्म्स बोल सकते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में हम टेबल को रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। रो को हम बोलते हैं टपल, और कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। मैंने आपको बताया था कि कॉलम मतलब जो कॉलर चढ़ाता है वो एटीट्यूड दिखाता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। एसक्यूएल कमांड में डेटा डेफिनेशन में हम क्रिएट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्रिएट जिसका जो क्रिएट करता है स्कीमास को, टेबल को, डोमेन्स को, है ना, और कंस्ट्रक्ट करता है जैसे कि व्यूज, एसरेशन एंड ट्रिगर, ठीक है। आगे समझ में स्कीमास एंड कैटलॉग कॉन्सेप्ट इन एसक्यूएल समझते हैं। देखो, एसक्यूएल डिड नॉट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। एसक्यूएल में पहले जब अर्ली वर्जन जो थे उनमें हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं था, जैसे कि उसके अंदर टेबल वगैरह आ जाती है ना। तो वो सारी चीजें कब उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन जब स्टार्टिंग विथ एसक्यूएल 2 हुई तो उसके अंदर ग्रुप्स करा हमने टेबल्स को और अदर कंस्ट्रक्ट करा, ताकि हम उसी डेटा एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन को उसके साथ जोड़ सके, है ना। मतलब हमारा कुल मिला के कि अगर आपके पास कोई टेबल है, ठीक है, आपने एसक्यूएल क्वेरी दी है कोई, ठीक है, आपने क्वेरी लिखी है, तो आपको उसका रिजल्ट आपको मिल जाए, ठीक है। आगे समझते हैं कि एसक्यूएल स्कीमा एक आइडेंटिफाई बाय स्कीमा नेम एंड इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन आइडेंटिफायर टू इंडिकेट a user or account to own schemas as well as descriptor each element in the schema। क्या बोल रहा है कि जो एसक्यूएल स्कीमा है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसकी स्कीमा नेम के द्वारा, है ना। हम ऑब्वियस बात है नेम से ही फाइंड करेंगे। उसके अंदर ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफायर भी होता है और एक डिस्क्रिप्टर भी होता है जो हमें डिफाइन करता है, ठीक है। स्कीमा के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि टेबल, कंस्ट्रेंट्स, व्यूज, डोमेन्स एंड अदर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो डिस्क्राइब करते हैं उसके स्कीमास को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर हमको स्कीमा को क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्रिएट स्कीमा एज अ क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब फुल विथ अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को भी देखेंगे, है ना। और अल्टरनेटिव अगर असाइंड विथ नेम एंड ऑथराइजेशन के साथ उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि एक हमने क्रिएट स्कीमा करा जिसको हमने कंपनी नाम दिया, मतलब हमारी जो स्कीमा है वो एक कंपनी, उसको ऑन मतलब इसके एक यूजर विथ ऑथेंटिकेशन यूजर के द्वारा उसको, मतलब एक यूजर उसको कंपनी को वो करेगा, ठीक है। आगे आइडेंटिफायर कौन है उसका, जे स्मिथ, ठीक है, जे स्मिथ, ठीक है। और नोट द ईच स्टेटमेंट इन एसक्यूएल एंड विथ सेमीकोलन, और हमारा जो एसक्यूएल है वो सेमीकोलन के द्वारा एंड होगा। क्रिएट स्कीमा हमारा क्वेरी है, ठीक है, कंपनी से हम उसको ले रहे हैं, ठीक है, ऑथराइजेशन कर रहे हैं, और ऑथराइजेशन कौन कर रहा है, जे स्मिथ, जो कि आइडेंटिफायर है, ठीक है। नॉट ऑल यूजर्स आर ऑथराइज्ड क्रिएट स्कीमा, क्योंकि हमने सिर्फ जे स्मिथ को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसी के पास वो ऑथराइजेशन है, ठीक है, जो डीबीए को यूज करेगा, ठीक है। अब कैटलॉग समझते हैं। कैटलॉग एक नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ स्कीमा इन एसक्यूएल इन्वायरमेंट। एसक्यूएल इन्वायरमेंट में एक कलेक्शन ऑफ स्कीमा होता है जो कैटलॉग कहलाता है। एसक्यूएल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इंस्टॉलेशन ऑफ एसक्यूएल कॉम्प्लीमेंट या आरडीबीएमएस ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एसक्यूएल इम्प्लीमेंट, ठीक है। आगे समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, क्रिएट टेबल ऑफ कमांड इन एसक्यूएल कैसे देखते हैं। तो हम अगर टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट करने के लिए हमें न्यू रिलेशन बनाना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि हम उसका नाम देंगे तो हम क्रिएट टेबल, और उसका नाम जब तक नहीं लिखेंगे तब तक हमें कैसे पता पड़ेगा हमने कौन सी टेबल बनाई है। तो उसके स्पेसिफाई, उसके एट्रीब्यूट्स बताएंगे, उसके इनिशियल कंस्ट्रेंट शो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाई फर्स्ट, एंड ईच एट्रीब्यूट्स का अपना एक नाम देंगे, उसको एक डेटा टाइप देंगे, ठीक है, उसको स्पेसिफाई डोमेन, उसकी वैल्यू देंगे, है ना। और क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स का अपना एक कंस्ट्रेंट होगा जो कि नॉट नल शो होगा,
है ना। तो ये सारी चीजें करेंगे, हमने एट्रीब्यूट बनाया, उसका नाम दिया, उसको डेटा टाइप दिया, उसको एक डोमेन वैल्यू दी जो कि नॉट नल होगी। आगे समझते हैं द की एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं जो हम क्रिएट टेबल के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर हम एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे? एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करेंगे, और हम उसको अगर कुछ उसमें कुछ चेंज करना है आगे, पहले हमने डिक्लेयर कर दिया मान लो, और अगर मुझे फर्दर उसमें कोई चेंज करना है तो मैं अल्टर टेबल का यानी अल्टर टेबल क्वेरी उसको यूज कर सकती हूँ। अल्टर मतलब चेंज करना। जैसे मान लो कि मैंने क्रिएट टेबल दिया और कंपनी दी और उसमें एम्प्लॉय दे दिया, ठीक है, रदर देन क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, है ना। मतलब यहाँ पर कंपनी, देखो इन दोनों में डिफरेंस ये कि यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ और यहाँ पर वो कंपनी नहीं लिखा हुआ है। तो वी कैन एक्सप्लिसिटली रदर देन इम्प्लिसिटली, ठीक है। मतलब हमने ये जो है ये हमारा इम्प्लिसिटली है, इम्प्लिसिटली, और ये एक्सप्लिसिटली, ठीक। तो द एम्प्लॉय टेबल पार्ट ऑफ द कंपनी स्कीमा। तो जो एम्प्लॉय टेबल है वो किसका पार्ट है? कंपनी का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा है ना, एक्सप्लिसिट, ठीक है। इन द रिलेशन डिक्लेयर्ड क्रिएट टेबल द कॉल्ड बेस टेबल। जो हम क्रिएट टेबल करते हैं उसको हम बेस टेबल बोलते हैं, जिसके अंदर रिलेशन होता है, जिसको मतलब रिलेशन बोलते हैं। टपल क्रिएट करता है स्टोर्ड एंड फाइल बाय डेटाबेस, और हम एक टपल्स को एक्चुअली में क्रिएट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं एज अ फाइल के रूप में, किसके द्वारा? डीबीएमएस के द्वारा, है ना। जो बेस रिलेशंस होते हैं वो हमें वर्चुअल रिलेशन जैसे दिखाई देते हैं। वी कैन से दैट कि इट इज डिस्ट्रीब्यूट बाय वर्चुअल रिलेशन। अगर मैं सबसे पहले अगर मैं आगे बात करती हूँ, देखो एट्रीब्यूट्स इन बेस टेबल एक ऑर्डर में होगा, एक सीक्वेंस में होगा। जब भी आप, जैसे आपने क्रिएट टेबल करा तो आप इंप्लॉय आगे नहीं लिख सकते हो, आपका एक सीक्वेंस है, दैट इज क्रिएट टेबल एंड फिर एम्प्लॉय। तो यही बोल रहा है, ठीक है। आगे समझते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट इज फॉरेन की इज मेक कॉजेस क्रिएट, है ना। जब फॉरेन की कभी हो सकता है कि कोई दिक्कत क्रिएट कर दे, क्योंकि वो सर्कुलर रेफरेंस पे वर्क करती है। जैसे कि मान लो सर्कुलर रेफरेंस मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे दो टेबल क्रिएट कर रखी है और इसके अंदर हमारी प्राइमरी की है और एक हमारी एक कंपोजिट की है जो हम इसके अंदर प्राइमरी की के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो जब हम इससे रेफरेंस लेके यूज कर रहे हैं तो ये हमारी फॉरेन की बन जाएगी। और आप अगर इसमें कोई चेंज करोगे तो वो इसमें भी होगा। और अगर हमने ये हमने डिलीट कर दी तो हमारे इसमें इशू क्रिएट होगा, क्योंकि हम तो इसी से रेफरेंस ले रहे थे और आपने तो यही कॉलम हटा दिया, तो फिर दिक्कत होगी। तो यही बोल रहा है कि सर्कुलर रेफरेंस वो फॉरेन की जो है कॉज क्रिएट करता है ना, इसीलिए क्योंकि हम टेबल से रेफर कर रहे हैं। आगे समझते हैं। एट्रीब्यूट्स, डेटा टाइप्स एंड डोमेन इन एसक्यूएल। एट्रीब्यूट्स डेटा टाइप को समझते हैं। डेटा टाइप्स किस टाइप के होते हैं? इंक्लूडिंग न्यूमेरिक, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बिट, स्ट्रिंग, बुलियन, डेट एंड टाइम। न्यूमेरिक डेटा टाइप किस टाइप का होता है? जैसे इंटीजर हो गया, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? INT या फिर स्मॉल इंट, ठीक है, जिसके अंदर हम फ्लोट, रियल, डबल प्रेशंस एंड डेसिमल को यूज करेंगे। कैरेक्टर स्ट्रिंग की बात करते हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग में हम समझते हैं फिक्स लेंथ हो सकता है, जैसे अगर फिक्स लेंथ हुआ तो हम केर यूज करेंगे, और अगर उस हमको पता नहीं कि उसकी लेंथ कितनी होगी तो हम वेर केयर का यूज करेंगे, या फिर केयर वेराइंग का, स्पेशली हम वेर केयर यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। या फिर आप केयर वेरिंग का या फिर कैरेक्टर वेरिंग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिट स्ट्रिंग को समझते हैं। आइदर फिक्स लेंथ होगी या फिर वेराइंग लेंथ होगी, तो उसके लिए हम बिट या फिर बिट वेराइंग का यूज करेंगे। बुलियन मतलब आप जानते हो, ट्रू, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, जिसकी प्रेजेंस नॉट नल होगी, ठीक है। डेट यानी किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब ईयर, फिर मंथ और फिर डेट, ठीक है। आगे देखते हैं टाइम इंस्टेंस। तो डेट और टाइम को एक साथ एक ही फील्ड में मिनिमम 6 पोजीशन पे हम उसको कवर करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ सेकेंड, फ्रैक्शनल सेकेंड का यूज करेंगे विथ टाइम जोन क्वालिफायर, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं। टाइम स्टैम्प कैसे होगा? जैसे 2008, 9 और 27, तो ये हमारा ईयर हो गया, ये हमारा मंथ हो गया, ये हमारा डेट हो गया, ठीक है। और टाइम कैसे? देखो 9 मतलब 9 बज रहे हैं, ठीक है, 9:12 हो रहे, 47 सेकेंड हो रहे, ये जो है ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड को क्रिएट कर, ठीक है। अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 4.2 पे स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। हमने एसक्यूएल के बारे में अभी तक जाना, अब हम मतलब हमने बेसिक चीजें पढ़ी कि उसके अंदर क्या होता है। अब हम स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट को पढ़ेंगे। तो बेसिक कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं एसक्यूएल के लिए? जैसे कि की, रेफरेंशियल,
है ना, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एट्रीब्यूट्स नल एंड कंस्ट्रेंट इंडिविजुअल टपल। क्या बोल रहा है देखो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जो की और रेफरेंशियल इंटीग्रेटिंग कंस्ट्रेंट होता है उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मतलब अगर वो की बात कर रहा है दैट मीन्स कि वो प्राइमरी की बात कर रहा है। अगर वो की बात कर रहा है और रेफरेंशियल की बात कर रहा है तो वो प्राइमरी या कंपोजिट फॉरेन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो उनकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है कि हम उनको डिलीट करेंगे तो फिर हमें एक और कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, स्पेसिफाइंग एट्रीब्यूट कंस्ट्रेंट एंड एट्रीब्यूट्स डिफॉल्ट्स, ठीक है। एसक्यूएल अलाउ करती है नल एज एट्रीब्यूट्स कंस्ट्रेंट नॉट नल में स्पेसिफाइड नल इज नॉट परमिटेड फॉर पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। एसक्यूएल नल वैल्यूज को नल एट्रीब्यूट को अलाउ करती है, लेकिन किसी कंस्ट्रेंट को स्पेशली कंस्ट्रेंट को वो ये परमिशन नहीं देती, है ना। दिस इज ऑलवेज इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड टू एट्रीब्यूट। हमेशा एट्रीब्यूट को कैसे हम इम्प्लिसाइड स्पेसिफाइड करेंगे, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। जो प्राइमरी की का पार्ट होगा वो हम इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड करेंगे, ताकि अगर हम उसको डिलीट भी कर दे तो भी हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। ताकि वो क्या करे, स्पेसिफाइड करे तो एनी अदर एट्रीब्यूट को तो कोई मतलब उसको हमको नॉट नल करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपने कोई प्राइमरी की, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर उसको आपने यूज किया है, आप उसका रेफरेंस ले रहे हो तो आप उसको नॉट नल नहीं कर सकते, ठीक है। आगे पढ़ते, डी नंबर इंट नॉट नल चेक। डी नंबर मतलब क्या बोल रहा है देखो, मैं आपको समझाती हूँ। यानी कि डिपार्टमेंट का नंबर है ना, इंट मतलब इंटीजर, नॉट नल नहीं होना चाहिए। हम चेक कर रहे हैं किसके अंदर, तो या तो डिपार्टमेंट का नंबर मतलब ग्रेटर होगा 0 से, है ना, या फिर 21 से, मतलब 21 से लेस होगा। तो एंड ऑपरेशन का परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो वो 0 से ग्रेटर हो या फिर वो 21 से लेस हो, ठीक है। तो हम इस टाइप से इसका यूज करते हैं। देखो हमको क्वेरीज समझनी इंपॉर्टेंट है। क्रिएट, हम डोमेन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने डिपार्टमेंट नेम एज ए इंटीजर लिया है और फिर हम उसको चेक कर रहे हैं, तो मैंने वही सेम कंडीशन लगा दी। तो यहाँ पर हम उसको डोमेन के साथ स्पेसिफाई कर रहे हैं सेम कंडीशन। और आप जानते हैं कि एसक्यूएल जो है वो सेमीकोलन से एंड होता है। तो हम एज अगर इंटीजर चाहिए तो हमें इंटीजर का एज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, स्पेसिफाइंग की एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो कीज एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रिएट टेबल के लिए। प्राइमरी की जो है स्पेसिफाई करती है एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को, है ना। प्राइमरी की मतलब क्या, वही तो जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को शो करें। तो अगर मैं इफ द प्राइमरी की हैज अ सिंगल एट्रीब्यूट कॉज कैन फॉलो द एट्रीब्यूट डायरेक्टली। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर है, इंट और प्राइमरी की, तो उसके अंदर कुछ प्राइमरी की होगी जो एट्रीब्यूट को शो करेगी। अगर मेरे पास डिपार्टमेंट का नेम है और मतलब वो यूनिक है तो हम उसमें वेयर केयर का यूज करेंगे। और 15 कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 15 से ज्यादा नहीं हो बट 15 तक, ठीक है। 15 से कम हो सकते हैं। अगला पॉइंट है गिविंग नेम्स टू कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट को नाम देना, ठीक है। तो कीवर्ड उसको हमको कंस्ट्रेंट ही यूज करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। कंस्ट्रेंट विद अ पर्टिकुलर मस्ट बी यूनिक, कंस्ट्रेंट हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि इट इज मस्ट ड्रॉप लेटर रिप्लेस विद अनदर। हम है ना कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर सकते हैं और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं विद अनदर कंस्ट्रेंट, ठीक है। आगे समझते हैं, स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट ऑन द टपल्स यूजिंग चेक। तो जब भी हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो अगर वो आपको पता है कि हम उसको टेबल कंस्ट्रेंट के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं ना, क्योंकि आप जब भी अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करते हो तो मैंने आपको टेबल के फॉर्म में समझाया है। हम उसमें चेक करेंगे एक टेबल क्रिएट करके जिसको हम टपल बेस्ड कंस्ट्रेंट बोलेंगे, ठीक है। और अप्लाई करेंगे हर टपल पे इंडिविजुअली। अगर आप उसको हर टपल पे अप्लाई कर रहे हो तो वो हमारा टपल बेस्ड कंस्ट्रेंट कहलाएगा, ठीक है। और इस टपल को हम इंसर्ट करेंगे या फिर इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखो एक क्वेरी समझते, चेक कर रहे हैं हम डिपार्टमेंट क्रिएट डेट जिसका जो लेस है मैनेजर की स्टार्टिंग डेट से, यानी कि मैनेजर की डिपार्टमेंट पहले क्रिएट हुआ उसके बाद ही मैनेजर बना। तो यही चीज समझा रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। या फिर इक्वल हो सकता है क्योंकि जिस दिन डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ उस दिन मैनेजर भी बन गया है ना। एमजीआर मतलब मैनेजर। बेसिक रिट्राइवल क्वेरीज इन एसक्यूएल, द सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सिलेक्ट,
करेंगे, फिर फ्रॉम, और कहाँ से करेंगे, वेयर से। स्ट्रक्चर है एक प्रकार का जो अपने आप में बेसिक फॉर्म है ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड मैपिंग, है ना, या फिर सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ब्लॉक, है ना। क्या बोल सकते हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मैपिंग का काम कर रहा है, या फिर सिलेक्ट फ्रॉम वेयर से सिलेक्ट करेंगे हम उसको। या फिर तीन क्लोज हम यूज करते हैं विच इज सिलेक्ट, फ्रॉम और वेयर, ठीक है। सिलेक्ट हम करेंगे एट्रीब्यूट लिस्ट से, फ्रॉम हम टेबल लिस्ट से करेंगे, और वेयर यहाँ पे कंडीशन का यूज करेगा। देखो एट्रीब्यूट लिस्ट मतलब क्या, एट्रीब्यूट का नाम जहां से हम रिट्राइव कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, क्वेरी को, है ना। टेबल लिस्ट मतलब क्या, वह रिलेशन या टेबल जहां से हमारे जो क्वेरी है वो प्रोसेस करेगी। और कंडीशन मतलब क्या, या तो वो ट्रू होगी तो वो आइडेंटिफाई कर लेगी, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। रिट्राइव द बर्थ डेट एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉइज हुज नेम इज जॉन बी स्मिथ। हमको उसका बर्थ डेट और एड्रेस फाइंड करना है जिसका नाम एम्प्लॉय है जॉन बी स्मिथ। तो सिलेक्ट बर्थ डेट, एड्रेस और फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है आपको, देखो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखो सिलेक्ट करा हमने बर्थ डेट या एड्रेस, है ना, जिसका मतलब हमको बर्थ डेट या एड्रेस चूज करना है। फ्रॉम किसमें से, एम्प्लॉय टेबल बनाई है उसमें से, ठीक है। और वेयर, वेयर जहां पर हम एफ नेम यानी फर्स्ट नेम हमारा क्या होना चाहिए, जॉन, ठीक है। जे जॉन होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए मिनी मतलब मिडिल नेम होना चाहिए बी, और थर्ड एस मतलब क्या होता है, एल नेम क्या होना चाहिए, स्मिथ, ठीक है। सिलेक्ट क्लोज जो होता है वो एसक्यूएल स्पेसिफाई करता है टू बी रिट्राइव विच इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज को बताता है वो हमारा प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट कहलाता है। जहां पे हम बुलियन कंडीशन अगर ट्रू होती है तो टपल को रिट्राइव करता है, ठीक है। तो उसको हम सिलेक्शन कंडीशन बोलते हैं। तो दो चीजें यहाँ से हमने पढ़ी, प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट का क्या होता है, तो वह एट्रीब्यूट जो वैल्यूज से रिट्राइव किया जाता है, जिससे हम वैल्यूज रिट्राइव करते हैं, उसको हम प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट बोलते हैं। और अगर वेयर्स क्लॉज जहां हम यूज करते हैं, देखो सिलेक्ट, अगर सिलेक्ट क्लॉज हम यूज करते हैं तो प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट कहलाता है। और वेयर्स क्लॉज जहां पर हम कंडीशन लगाते हैं, जहां पे हम टपल सिलेक्ट करते हैं, उसको हम सिलेक्शन कंडीशन बोलते हैं। गॉट इट। आगे समझते हैं, इम्प्लिसिट टपल वेरिएबल जो होता है वो इटरेटर होता है एसक्यूएल में। लूपिंग क्या काम चलता है, क्योंकि एक टपल में नहीं मिला तो दूसरी में, दूसरी में नहीं मिला तो तीसरी में, एंड सो थिंक, है ना। इस टाइप से कहना चाह रहे हैं, जब तक वो ट्रू नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, रिट्राइव द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु वर्क ऑन द डिपार्टमेंट रिसर्च। उस रिसर्च डिपार्टमेंट में जो सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं उसको हमको रिट्राइव करना है। तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस। एम्प्लॉय हमको डिपार्टमेंट से चाहिए, और डिपार्टमेंट का नेम है रिसर्च, और डिपार्टमेंट का नंबर है, डिपार्टमेंट का नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीजें। अब जैसे कि अगर अपन ने डिपार्टमेंट नंबर बोला है तो हमने ज्वाइन कंडीशन का यूज किया है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नंबर दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसीलिए यहाँ पे हम टू टपल्स का यूज कर रहे हैं, विच इज डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे हमने टू टपल्स का यूज किया, एक एम्प्लॉय लिया और एक डिपार्टमेंट लिया। तो आप दो रिलेशन यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। दोनों में एक टेबल होगी हमारी डिपार्टमेंट की, एक होगी एम्प्लॉय की, और इन दोनों का आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। आगे समझते हैं, एक क्वेरी दैट इन्वॉल्व ओनली सिलेक्शन एंड जॉइंट कंडीशन प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट्स प्लस, मतलब प्लस करेंगे, जॉइंट कंडीशन प्लस प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट इज नोन एज सिलेक्शन प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट। क्या बोल रहा है, अगेन से समझना। जहां पर हम सिलेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं और प्रोजेक्ट कंडीशन लेते हैं, तो वो होता है हमारा सिलेक्ट, प्रोजेक्ट और ज्वाइन क्वेरी, ठीक है। तो तीनों चीजों का मिश्रण कहला सकता है या कॉम्बिनेशन। एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड, हम एग्जांपल समझते हैं, एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड स्टाफोर्ड द प्रोजेक्ट नंबर, द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट मैनेजर, जिसका लास्ट नेम और एड्रेस और बर्थ डेट हमें पता करना है। देखो क्या पूछ रहा है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे, जो हर एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है वो, कि जो स्टैनफोर्ड में लोकेटेड है, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट का नंबर, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट का मैनेजर हमको पता होना चाहिए, उसका लास्ट नेम और एड्रेस और बर्थ डेट हमें रिट्राइव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सिलेक्ट काय में से करेंगे, प्रोजेक्ट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, लास्ट नेम, एड्रेस और बर्थ डेट। अब हमारे पास इतनी सारी चीजें तो हम सभी को रिट्राइव करेंगे। फ्रॉम किस में से करेंगे, देखो आपके पास प्रोजेक्ट है,
है ना, यहाँ पे है प्रोजेक्ट, फिर है डिपार्टमेंट है और एक एम्प्लॉई है, क्योंकि एम्प्लॉई की बात कर रहे हैं। वेयर जहां पर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर एंड मैनेजर इज इक्वल टू मैनेजर का नंबर, और एंड मतलब पी लोकेशन यानी प्रोजेक्ट की लोकेशन जो कि स्टैंड फॉर दे रखी, ठीक है, और सेमीकोलन से हम इसको बंद कर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्बिग्यूअस एट्रीब्यूट्स, नेम्स, एलाइजिंग, रीनेमिंग एंड टपल वेरिएबल। ये कुछ वी कैन से दैट कि इट इज सम टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखो, आप भी जानते हो एम्बिग्यूअस मतलब होता है दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट सेम चीजों को डिफाइन करे तो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें हो सकती है, हम समझते हैं, ठीक है। तो जब भी दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स डिफरेंट रिलेशन को शो करते हैं तो वहां पर मल्टीपल टेबल क्वेरी प्रेफर करती है, जहां पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके सेम नेम होते हैं। तो हमको मस्ट क्वालिफाई करना उस एट्रीब्यूट के नेम को उस रिलेशन से, तो हम एम्बिग्यूटी को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, और एम्बिग्यूटी को प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रीफिक्सिंग, जिसमें हम हमारे एट्रीब्यूट का नाम उसको सेपरेट कर देंगे बाय पीरियड, एक पीरियड के थ्रू उसको सेपरेट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। आगे समझते हैं। In this case, we required to declare alternative relation E and S called allies and tuple variable. देखो हम यहाँ पर टपल्स और अलाइसेस का यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम देखो मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एम्प्लॉई है, रिट्राइव करना है एम्प्लॉई फर्स्ट एंड उसका लास्ट नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम देखना है इमीडिएट सुपरवाइजर, तो सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एस नेम यानी सुपरवाइजर का नाम और सुपरवाइजर का फर्स्ट नेम और सुपरवाइजर का लास्ट नेम, ठीक है। फ्रॉम किससे करेंगे हम, तो एम्प्लॉय से, एज एम्प्लॉय ई लेंगे यानी एम्प्लॉय ई, और एम्प्लॉय ई यानी एम्प्लॉय एज यानी उसका सुपरवाइजर, ठीक है। तो एम्प्लॉय डॉट सुपर है ना, और यहाँ पर हम उससे सुपरवाइजर ले लेंगे। तो इसमें हम उसको टपल वेरिएबल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम उसके टपल से रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। अनस्पेसिफाइड वेयर क्लॉज एंड यूज ऑफ द आस्ट्रिक्स, ठीक है। तो एक मिसिंग वेयर क्लॉज इंडिकेट्स नो कंडीशन, एक मिसिंग वेयर क्लॉज जो होता है वो कोई कंडीशन बताता ही नहीं है। तो सारे ही टपल इन द रिलेशन स्पेसिफाई इन द फ्रॉम कॉज क्वालिफाई सिलेक्ट द क्वेरी रिजल्ट। अगर हमने वेयर क्लॉज नहीं ऐड किया तो वो अगर जब भी हम उससे मांगेंगे तो वो हमें सारी ही चीजें दे देगा, ठीक है, क्वेरी रिजल्ट में। एक से ज्यादा रिलेशन भी वो दे सकता है, इसीलिए नो, अगर वेयर क्लॉज नहीं होगा तो फिर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का वो यूज करेगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का हम एज इट इज यूज करेंगे, जहाँ पे ऑल पॉसिबल टपल की कॉम्बिनेशन बना के वो हमें देगा। समझ में आ गया कि जहां अगर वेयर क्लॉज का मिसिंग होता है, मतलब वेयर क्लॉज नहीं होता है कंडीशन में, तो वो सारी ऑल टपल्स को हमको दे देता है, ठीक है, सिलेक्ट करके। आगे समझते हैं। टेबल एज अ सेट इन एसक्यूएल, एसक्यूएल यूजुअली ट्रीट करता है टेबल नॉट एज अ सेट बट रेदर द मल्टी सेट। टेबल और सेट को एसक्यूएल कैसे यूज करता है, एज अ मल्टी सेट, यानी डुप्लीकेट टपल्स कैन अपीयर मोर देन वंस इन द टेबल, यानी डुप्लीकेट टपल्स दिख सकते हैं इस टेबल में एक से ज्यादा बार। तो एसक्यूएल डज नॉट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट द डुप्लीकेट एलिमेंट, ठीक है, डुप्लीकेट टपल। अगर अपन ने मान लो कि अगर टेबल्स या सेट का यूज किया, तो अगर उसमें एक से ज्यादा टपल होंगे जो डुप्लीकेट होंगे तो वो अपने आप एलिमिनेट थोड़ी करेगा, आपको उसके लिए क्वेरीज यूज करनी पड़ेगी। डुप्लीकेशन एलिमिनेशन करना थोड़ा एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना, उसकी टपल्स को सॉर्ट करना, दैट इज मोर डिफिकल्ट, ठीक है। जिसके लिए हमें वांट टू सी द डुप्लीकेट टपल, सबसे पहले हमको डुप्लीकेट टपल्स को ढूंढना होगा और फिर एग्रेगेटेड फंक्शंस का हम उसके अंदर यूज करेंगे, सिंपल, ठीक है। द की मस्ट बी डिस्टिंक्ट इन ईच टपल, हम हर एक टपल के लिए की यूज करेंगे, मतलब एक प्राइमरी की बनाएंगे कि वो सेम ना हो। डू वांट टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट टपल इन एसक्यूएल क्वेरी मस्ट यूज डिस्टिंक्ट। देखो, और हम इसमें ना डिस्टिंक्ट मतलब ओनली वन टपल है ना, एक ही टपल होना चाहिए, तो इसलिए हम उसमें कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, दैट इज डिस्टिंक्ट यानी सिलेक्ट। इसका मतलब होता है ओनली डिस्टिंक्ट टपल रिमेन्स इन द रिजल्ट, ठीक है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एलिमिनेट करता है डुप्लीकेट को, जहां पर क्वेरी विद सिलेक्ट ऑल डज नॉट, है ना, जहां पर सिलेक्ट अगर हम ऑल भी करते हैं तो सभी नहीं देगा, हमें उन्हीं को देगा जो डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। या तो वो सिलेक्ट करेगा विथ नाइदर ऑल नॉर डिस्टिंक्ट।
जो सिलेक्ट ऑल के बराबर होंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर हमको सैलरी रिट्राइव करनी है हर एक एम्प्लॉय की, ठीक है, तो ऑल डिस्टिंक्ट सैलरी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो सिलेक्ट कर रहे हैं ऑल सैलरी और किसमें से कर रहे हैं, एम्प्लॉय से। लेकिन अगर मेरे को से जो हो सकता है उसमें डुप्लीकेसी हो, तो हमको सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी, हमको मतलब निश्चित सैलरी जो एक ही टपल में हो वो सिलेक्ट करनी है। और एम्प्लॉय, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे कि देखो यहाँ पे डुप्लीकेसी हो सकती है, क्योंकि देखो 25,000 दो बार आ गया, 3 बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक की बात करूँ तो हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज नहीं किया था, हमने ऑल का यूज किया था, इसीलिए इसने सारी दे दी। लेकिन जैसे ही हमने डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज किया तो हमको जो रिजल्ट मिला उसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेसी यानी 3 हट गए। तो समझ में आ गया कैसे हम डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज करके डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे इसमें वर्क करता है समझ लेते हैं। द फर्स्ट फीचर अलाउ टू कंपैरिजन कंडीशंस ओनली पार्ट्स ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग यूजिंग लाइक, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि हम इसमें कुछ कंडीशंस यूज करते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए, लाइक ऑपरेटर है ना, LIKE, जो पैटर्न मैचिंग में मदद करता है। रिजर्व कैरेक्टर हम इसके अंदर परसेंटेज का यूज करते हैं। आर्बिटरी नंबर 0 और मोर कैरेक्टर इसके अंदर हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। समझते हैं कैसे हम इसको यूज करेंगे। हम रिट्राइव कर रहे हैं ऑल एम्प्लॉय हुज एड्रेस इन हाउस टॉन टेक्सेस। सिलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फ्रॉम द टेबल, एम्प्लॉय टेबल, है ना। जहां पर एड्रेस, एड्रेस कैसा होना चाहिए, लाइक मतलब परसेंट यहाँ पे लगा दिया, यानी वो ये होना चाहिए, उसका नाम लिख दिया हमने, है ना। और टैक्स होना चाहिए परसेंट इन, उसको परसेंट से खत्म करेंगे और परसेंट से ही शुरू करेंगे। और इसको एक से हम कॉलन इसमें सेपरेटेड कर देंगे, ठीक है। और फिर सेमीकोलन से बोला तो हमारे पास वो सारे आ जाएंगे जो हाउस टाउन में रहते हैं, ठीक है, जिनका एड्रेस ये। आगे एक और क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड ऑल एम्प्लॉयज वाज बोर्न इन 1950, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो हम फाइंड करेंगे फर्स्ट नंबर लास्ट नेम एम्प्लॉय से उनका बर्थ डेट जो 1950 में आया हो, ठीक है, जिसका बर्थ डेट, ठीक है। तो इस टाइप से हम बहुत सारे इसमें कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज का यूज करके। आगे समझते हैं ऑर्डरिंग एंड क्वेरी रिजल्ट। यूज order tuples in the result query by values of one or more attributes that appear in the query. Result is order by। जब भी हमको ऑर्डर का यूज करना है, हमको ऑर्डर में कुछ चाहिए तो हम उसमें ऑर्डर बाय का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हमने एक एम्प्लॉय लिया, उसका प्रोजेक्ट लिया और वो वर्किंग करता है उसी डिपार्टमेंट में, तो हमको ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट चाहिए और अल्फाबेटिकली हम उसका यूज कर रहे हैं, जिसमें लास्ट नेम और देन फर्स्ट नेम होगा, ठीक है। तो हम डिपार्टमेंट नेम और उसका एम्प्लॉय नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और प्रोजेक्ट का नेम हम ये लिखेंगे। किससे सिलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट D, एम्प्लॉय E, वर्कर्स ऑन W और प्रोजेक्ट P जो हमको दे रखा है, ठीक है। हम किस कंडीशन लगा रहे हैं, जहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो एम्प्लॉय उसी का मतलब उसी का डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए, एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट का नंबर होना चाहिए, उसका नंबर होगा कुछ अपने आप में, एंड ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एम्प्लॉय को उसके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी वर्किंग के बेस पे, एंड फिर हम प्रोजेक्ट का यूज करेंगे। तो इस टाइप से हमने ऑर्डर बाय कर दिया। तो अगर हमने ऑर्डर बाय करा तो पहले हमें डिपार्टमेंट नेम मिलेगा, फिर एम्प्लॉय का लास्ट नेम मिलेगा और एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम मिलेगा, जैसा कि इसने क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम यूज करेंगे तो डिफॉल्ट तो असेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर हमें डिसेंडिंग चाहिए तो हमें डेस्क की का कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और असेंडिंग में चाहिए तो ASC का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे DESC और लास्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और फिर हमको फर्स्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं और समरी हम जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में। बेसिक SQL एक सिंपल रिट्राइवल SQL है जो 4 क्लॉज पे डिपेंड करती है। सिलेक्ट हमने पढ़ा, फ्रॉम पढ़ा जो मैंडेटरी है, और बाकी बाकी सारे हमारे ऑप्शनल है, ठीक है, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो एट्रीब्यूट लिस्ट से हम सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम हम उस टेबल का नाम दे रहे हैं, वेयर कंडीशन के लिए यूज करते हैं, और ऑर्डर बाय हम ऑर्डर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो हमने अभी तक समझ लिया है आपको पता होगा।
अब आगे देखते हैं, सिलेक्ट हमने एट्रीब्यूट के लिए यूज करते हैं, फ्रॉम आपको पता है टेबल के लिए यूज करते हैं, वेयर कंडीशंस के लिए यूज करते हैं और हम अगर ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर बाय के लिए। लेकिन इसके बाद भी 2 एडिशनल क्लॉज होते हैं जो है ग्रुप बाय और हैविंग। ठीक है, वो हम डिस्क्राइब करेंगे अगले सेक्शन में, है ना, 5.1 में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। अनदर क्वेरीज एग्रेगेटेड फंक्शंस हैविंग अ प्रोवाइडेड समराइज, मतलब जो एग्रेगेटेड फंक्शंस होते हैं उसमें हम ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं, तो हम उसको उसी के अंदर पढ़ेंगे ताकि हमें मतलब कंफ्यूजन ना हो। आगे समझते हैं, इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट। यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया आपको ताकि आपको पता रहे कि सिर्फ 3 ही नहीं, 2 एडिशनल क्लॉज होते हैं जो हम यूज करते हैं। इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम अब जानते हैं मॉडिफाइड होते हैं, इंसर्ट करना, डिलीट करना और अपडेट करना। इंसर्ट कमांड आप जानते हैं, एडिंग सिंगल टपल्स, और उसके अगर हमको मतलब उस लिस्ट में कुछ टपल को ऐड करना है तो हम इंसर्ट का यूज करेंगे सेम ऑर्डर में, उस करस्पॉन्डिंग, उस एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग। तो हम उसमें क्या नाम देंगे, क्रिएट टेबल कमांड। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर मैं बात करूं डिलीट टेबल की, तो डिलीट क्या कर देता है, कहाँ से हम उस टेबल से कुछ डिलीट करना चाहेंगे तो हमको वेयर क्लोज का यूज करना पड़ेगा डिलीट के लिए, और एक बार में एक ही टेबल डिलीट होती है। ठीक है, और अगर हम रेफरेंशियल ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैंने आपको समझाया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉरेन की को यूज करती है। अपडेट कमांड में हम मॉडिफाई करते हैं एक या एक से ज्यादा कम टपल को सिलेक्ट करते हैं। एज ए डिलीट कमांड वेयर अगर हम डिलीट करेंगे तो भी वो अपने आप में मॉडिफाइड होगा, जिसमें हम टपल को मॉडिफाई करते हैं फ्रॉम अ सिंगल रिलेशन से। ठीक है, प्राइमरी वैल्यू में प्रोपोगेटेड अ फॉरेन की टपल्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। यहाँ पे भी आप जानते हैं कि अगर आपने अपडेट किया है तो फॉरेन जो इंटीग्रिटी है या फॉरेन की है वो कुछ दिक्कत क्रिएट कर सकती है। हम सेट क्लॉज का इसमें यूज करेंगे टू अपडेट द कमांड स्पेसिफाइंग द एट्रीब्यूट ऑफ द न्यू वैल्यू। अगर आपको न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो आप सेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडिशनल फीचर इन एसक्यूएल के आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि नेस्टेड क्वेरी, एग्रेगेटेड फंक्शन, ग्रुपिंग एंड सो मेनी थिंग हम इसमें यूज करते हैं जो बार बार हम पढ़ रहे हैं। अब राइटिंग द प्रोग्राम इन वेरियस प्रोग्रामिंग एसक्यूएल को हमने बहुत अलग अलग प्रोग्रामिंग में लिखा है, जिसको हम एम्बेडेड एसक्यूएल या डायनेमिक एसक्यूएल भी बोलते हैं। एसक्यूएल CLI यानी कॉल लेवल इंटरफेस बोलते हैं। एक और होता है प्रेसिडेंसर यानी ODBC यानी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी एसक्यूएल होता है। ठीक है, और क्या होता है PCM यानी प्रेसिस्टेंस स्टोर्ड मॉड्यूल, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमको इसके बस फुल फॉर्म अभी पता होनी चाहिए। आप जानते हैं आपने RDBMS के बारे में पढ़ा है जो हम एसक्यूएल में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज करते हैं। ट्रांजेक्शन कमांड आप जानते हैं, कंकरेंसी कंट्रोलिंग, है ना, ये सारी हम चीजें, ग्रांट एंड रिवोक आपने पढ़ा है पहले। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो हम इसमें इतना फोकस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और हमारा जैसे कि यहाँ पर अगर एक चीज आपको मैं बताऊं तो एसक्यूएल रिलेशन जो है न्यू टेक्नोलॉजी का, वो XML पे बेस्ड होता है, जो हमने फर्स्ट में ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम आगे और देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैपेबिलिटीज होती हैं कुछ अपनी, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को नेस्टेड रिलेशन शो करता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं एसक्यूएल में। आजकल फीचर्स इसमें इतने आ गए हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट द एसक्यूएल बेसिक। आगे हम एसक्यूएल के बारे में समझेंगे। आपको पता है एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।